हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में प्रजनन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी तक हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और नियंत्रण एवं समन्वय आदि समस्त जैविक प्रक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। आज हम अगली जैविक प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, जनन की प्रक्रिया या प्रजनन की प्रक्रिया। ठीक है। तो अभी तक जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे वो जैविक प्रक्रियाएं जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। यदि श्वसन की प्रक्रिया ना हो तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। यदि हार्ट या परिवहन की प्रक्रिया जो है वो ना हो तो वो इंसान जीवित नहीं रह सकता। पोषण नहीं होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह से यदि अपशिष्ट पदार्थ शरीर में बने हैं, उसका बाहर निकाला जाना आवश्यक है, वो भी ना हो तो भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जनन की प्रक्रिया नहीं भी हो तो भी इंसान जीवित रह सकता है। तो फिर जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी यदि जनन की प्रक्रिया के बिना भी इंसान जीवित रह सकता है। जैसे बिना खाए वो जीवित नहीं रह सकता, बिना शरीर में पदार्थों के आवागमन के वो जीवित नहीं रह सकता, है ना। बिना नियंत्रण और समन्वय के मस्तिष्क के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है जनन, उसके बिना इंसान जीवित रह सकता है। वो उतना ही अनिवार्य नहीं है, जीवित रहने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। तो फिर जनन का होना फिर क्यों जरूरी है? तो जनन का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के फलस्वरूप जीव जो है वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। तो अपनी जाति की निरंतरता को और अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन का होना जरूरी है। और जनन को हम किसे कहते हैं? अपने ही किसी भी जीव का अपने ही समान जीव की उत्पन्न करना या उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया कहलाता है जनन कहलाता है। तो जनन की प्रक्रिया की परिभाषा देख लीजिए कि किसी भी जीव द्वारा अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। जैसे कुत्ता है तो वो अपने ही समान जीव अर्थात कुत्ते को ही जन्म देगा, मनुष्य है तो मनुष्य ही पैदा करेगा, बिल्ली है तो बिल्ली ही, है ना, और पौधे हैं तो वो पौधे ही जन्म देंगे। तो जीव के अंतर्गत जीव जंतु जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। तो सभी प्रकार के जीवों में अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है या जनन कहलाती है। और जो जीव माने जनन की प्रक्रिया करके नए जीव या नई संतति को उत्पन्न देते हैं वो जनक कहलाते हैं। और जो संतति जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है वह कहलाती है नई संतति। तो नई संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जीवों में? प्रजनन कहलाती है। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें एक जनक भी भाग ले सकता है और दो जनक भी भाग ले सकते हैं। एक अकेला जीव भी अपने ही समान जीव उत्पन्न कर सकता है जैसे सरल जीवों में होता है, और दो जीव मिलकर भी आपस में एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल जीवों में पाई जाती है, जबकि एक जीव के द्वारा जो जीव नए जीव की उत्पत्ति होती है वो सरल प्रकार के जीवों में होती है। तो जनकों के आधार पर प्रजनन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? अलैंगिक जनन देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस, कीट आदि सरल जीवों में और साथ ही साथ पादपों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है और नए प्रकार के उसी अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जनक भाग लेते हैं, उसमें दो जनक अलग अलग स्ट्रेन का, या तो सूक्ष्म जीव है तो अलग अलग स्ट्रेन के होंगे या फिर लिंग उनका अलग होगा। नर और मादा दो प्रकार के जनक पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर क्या करते हैं? नए प्रकार के नए जीवों को, नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो ये जटिल जीवों में जैसे मछली है, पक्षी है, छिपकली है, मनुष्य आदि जीवों में इस प्रकार का जनन पाया जाता है जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो लिंग स्पष्ट रूप से अलग होते हैं, नर और मादा। तो लैंगिक जनन ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। तो हम सबसे पहले आज अध्ययन करने वाले हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या है? सरल प्रकार में जीवों में पाया जाने वाला है और एक जनक इसमें भाग लेता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। अलैंगिक जनन में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक द्वारा नए संतति जीवों की उत्पत्ति होती है। संतति हम बता दिए हैं, नए संतति यानी जनक के द्वारा उत्पन्न जो जीव है वो क्या कहलाता है? संतति कहलाता है। तो नए संतति जीवों की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? इसमें देखिए स्पष्ट रूप से हम लिखे हैं यहाँ पर। अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन,
पुनरुद्भवन और वर्धी प्रजनन। विखंडन है ना, या फिजन, फिजन कहते हैं इंग्लिश में इसको, क्या कहते हैं विखंडन को, फिजन, FISSION, फिजन। और दूसरा होता है मुकुलन या बडिंग, मुकुलन या क्या कहते हैं इसको, बडिंग। जनन माने रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये अलैंगिक जनन माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिशन, विखंडन माने फिशन, और मुकुलन माने बडिंग। बीजाणु जनन को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर, बीजाणु निर्माण को क्या कहेंगे, स्पोरोजेनेसिस या स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख लिए। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन, ठीक। वर्धी प्रजनन इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कहते हैं, और दूसरा कृत्रिम जो होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो परिभाषाओं के लिए और प्रकार के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको रब करने के बाद इसके एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को समझाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें देख लीजिए, विखंडन या अलैंगिक जनन। विखंडन पहली प्रक्रिया क्या है अलैंगिक जनन की, विखंडन या फिजन। इसमें हम एग्जाम्पल दिए हैं अमीबा को। तो अमीबा कैसा होता है, इस तरह से अनियमित आकृति का जीव होता है। इसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, बीच में एक केंद्रक होता है और चारों तरफ जीव द्रव्य होता है, जैसे कि एक कोशिका में होता है। यह अनियमित आकृति का होता है। तो इसमें विखंडन के फलस्वरूप अपने ही समान अमीबा को उत्पन्न करता है। तो विखंडन कैसे होता है, पहले इसके केंद्रक जो होते हैं वो दो भागों में विभाजित होते हैं, इस तरह से केंद्रक, और उसके बाद उसका जीव द्रव्य भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहले क्या होता है, इसकी केंद्रक दो भागों में, समान दो भागों में विभाजित होते हैं। केंद्रक में उपस्थित जो जेनेटिक पदार्थ उपस्थित होते हैं या जेनेटिक मटेरियल, वो भी दो भागों में विभाजित होते हैं और केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद इसका जीव द्रव्य भी धीरे धीरे अंदर की ओर धंसता चला जाता है ऐसे, और बीच से फिर दो भागों में बढ़ जाता है और इस तरह से अपने ही समान दो अमीबा को उत्पन्न कर सकता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फिजन या विखंडन। तो पहले सबसे पहले एक अमीबा जो है वो दो अमीबा को ही जन्म देता है। आगे की ओर भले ही फिर ये दो अमीबा, आगे की ओर फिर से दो अमीबा, फिर आगे प्रत्येक अमीबा से फिर दो अमीबा। तो हमेशा जब भी बटेगा अमीबा दो भागों में बटेगा। तो इस प्रकार से खंडन को या विखंडन को क्या कहते हैं, द्विखंडन या बाइनरी फिजन। द्विखंडन या इसको क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन, ठीक है। हमेशा दो भागों में बटेंगे। जीव द्रव्य और गुणसूत्र बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं, केंद्रक और जीव द्रव्य, और इनमें संतति कोशिकाएं एकदम अपने जनक के समान या आइडेंटिकल होती हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाया, द्विखंडन। उसी तरह से आता है, इसमें एक और आता है बहुखंडन या मल्टीपल फिजन। क्या कहेंगे, दूसरा इसमें पाया जाता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन या बहुखंडन कहते हैं। मल्टीपल फिजन या बहुखंडन, बहु नाम से ही जाहिर है, दो से अधिक खंडों में यदि शरीर का बंटना हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बहुखंडन। तो इस प्रकार से अमीबा में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो चारों तरफ से इसमें क्या होता है, सिस्ट का निर्माण हो जाता है और केंद्रक जो है वो क्या करते हैं, कई भागों में बढ़ जाते हैं। फिर केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से स्पोर का निर्माण होता है ना। और ये फिर आगे की ओर फट कर बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मल्टीपल फिजन या बहुखंडन की प्रक्रिया कहलाएगी। इस तरह से मलेरिया परजीवी में पाया जाता है, मलेरिया परजीवी में बहुखंडन की प्रक्रिया पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये देखिए, मलेरिया परजीवी में बहुखंडन। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं मुकुलन।
ठीक है। दूसरी प्रक्रिया है मुकुलन। मुकुलन माने बडिंग। क्या कहते हैं मुकुलन माने बडिंग। जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा का शेप कैसा होता है, हाइड्रा इस तरह से ऐसे होता है हाइड्रा का शेप, और ऊपर की ओर इस तरह से टेंटिकल होते हैं। ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, इसके शरीर से एक छोटा सा उभार पहले निकलता है और इस उभार को कहते हैं बड या मुकुल। इस उभार को कहते हैं बड या मुकुल। और इस बड के फिर कट कर फिर सतह पर आता है और यह बड जो है वो फिर से एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। ये बड नीचे की ओर गिरकर एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बडिंग या मुकुलन कहलाती है। तो ये दूसरी प्रक्रिया हो गई बडिंग या हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। जैसे ईस्ट होता है इस तरह से एक केंद्रकीय जीव होता है ये भी, तो इसमें भी ऐसे इस तरह से बड बाहर की ओर निकलते हैं और नए ईस्ट का निर्माण होता जाता है। तो इस तरह से इसमें बडिंग की प्रक्रिया पाई जाती है या मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो दूसरा क्या हो गया, शरीर से एक उभार नुमा संरचना निकलता है, उसको मुकुल कहते हैं, और वो उभार नीचे की ओर गिरकर एक नए जीव को उत्पन्न करता है, तो वो क्रिया कहलाती है मुकुलन। किसमें पाया जाता है मुकुलन, हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। तीसरा आता है बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है विषम परिस्थिति में, जैसे हम बताए कि बाहर की ओर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है। कोई भी एक कोशिकीय जीव है जैसे बैक्टीरिया आदि हैं, तो बाहर की ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है और उस भित्ति को कहते हैं सिस्ट कहते हैं। और फिर केंद्रक जो है वो कई भागों में बंट जाता है और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ फिर से इसमें, जैसे कि बहुखंडन में हुआ था, क्या होता है, बहुत सारे कोशिकाएं जो है अंदर में बन जाती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये फट जाता है और सारे बैक्टीरिया या वायरस में भी इसी तरह का होता है स्पोर फॉर्मेशन, और ये इस तरह से नए जो है वो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे जीवाणुओं में और कवकों में इस तरह का जनन पाया जाता है, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है। बीजाणु धानी बनता है, बीजाणु धानी में बहुत सारे इस तरह से बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु जो है वो बाहर की ओर जब बीजाणु धानी फटती है तो प्रत्येक बीजाणु या स्पोर बाहर निकलकर एक नए जीव को या नए बैक्टीरिया को उत्पन्न कर सकता है। तो ये प्रक्रिया हो गई बीजाणु निर्माण की। अब चौथी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। हम पहला क्या पढ़े, विखंडन, दूसरा पढ़े मुकुलन, तीसरा पढ़े बीजाणु निर्माण, हम चौथा पढ़ते हैं अब पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन किसे कहेंगे, पुनर माने फिर से, उद्भवन माने फिर से नए जीव की उत्पत्ति, उसको कहेंगे पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन में देखिए, पुनरुद्भवन में दो प्रकार का होता है, पुनरुद्भवन और पुनर्जनन, दो भाग होता है। तो पुनरुद्भवन में पहले प्लेनेरिया और हाइड्रा को देखते हैं। प्लेनेरिया इस तरह का जीव होता है, ये इस तरह का जीव होता है प्लेनेरिया। ठीक है। अब इस प्लेनेरिया का शरीर यदि मान लीजिए इस तरह से तीन भागों में बट रहा है, ठीक है, तो ये पहला जो भाग है वह भी एक पूरा प्लेनेरिया को जन्म दे देगा इस तरह से। वह भी कैसे देगा, प्रत्येक भाग जो है वो नए प्लेनेरिया को बना सकते हैं। ठीक है। ये हेड से भी एक प्लेनेरिया पूरा, माने यह हेड सिर वाला जो हिस्सा है वो नीचे का पूरा हिस्सा को फिर से बना लेता है। मान लीजिए ये नीचे वाला मात्र हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो फिर से पूरा प्लेनेरिया को बना सकता है। बीच वाला जो हिस्सा है, यह बीच वाला हिस्सा अपने दोनों तरफ फिर से प्लेनेरिया के सिर और इस तरह से सिर और नीचे की ओर हिस्सा को भी बना सकता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन। फिर से पुनर्जनन माने फिर से जन्म ले लेता है। एक जो जितने टुकड़ों में शरीर इसका प्लेनेरिया का कटता है, प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का उद्भवन हो जाता है, वो क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। और पुनर्जनन माने फिर से जनन कर लेते हैं। और एक और होती है, जैसे इसमें पुनरुद्भवन और पुनर्जनन दो प्रक्रिया होती है। तो पुनरुद्भवन में क्या है, प्रत्येक खंड से नए निश्चित जीव की निर्माण हो जाता है, निश्चित पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। लेकिन पुनर्जनन में क्या होता है, पुनर्जनन की प्रक्रिया में जैसे छिपकली की पूंछ को आप देखे होंगे कट जाती है तो फिर से वापस आ जाती है। लेकिन क्या छिपकली की पूंछ से पूरी छिपकली बनती है, नहीं बनती है। उसका बल्कि जहाँ से उस जीव का पूंछ कटा हुआ है तो वो पूंछ फिर से वापस आ जाता है, लेकिन वो पूंछ कटे हुए पूंछ से नए जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वो कहलाता है पुनर्जनन, और ये कहलाता है पुनरुद्भवन। ठीक है। तो दो प्रक्रिया है। अब आता है तीसरी, वर्धी प्रजनन या
वर्धी प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो सिर्फ पादपों में पाया जाता है। तो पादपों के में पाया जाता है तो वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वर्धी प्रजनन, और दूसरा होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक के अंतर्गत आता है जैसे कि पौधे कितने भागों के बने होते हैं, जड़, तना और पत्ती। पौधे कितने भाग से बने होते हैं, पौधे की एक संरचना देखें हम तो नीचे की ओर जड़ होता है, बीच में तना होता है, और फिर शाखाएं, और शाखाओं में क्या लगी रहती हैं, पत्तियां लगी रहती हैं। तो ये तीनों भाग से यदि जनन की प्रक्रिया किसी भाग से हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक रूप से होता है। ये प्रकृति में अपने आप से पाया जाता है कि किसी पौधे में जड़ के द्वारा अपने ही समान पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, किसी पौधे में तने के द्वारा अपने ही समान पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो किसी में पत्ती के द्वारा अपने ही समान पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो इसको कहेंगे प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव माने वर्धी प्रजनन, माने अपने ही शरीर के किसी हिस्से से नए प्रकार के नए पौधे का, नए जीव का उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, वर्धी प्रजनन कहलाता है ना। तो कई आप में देखे होंगे, जैसे अब एक एक करके उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे जड़ के उदाहरण में देखिए, गाजर, मूली, डहेलिया, जो शकरकंद आदि जमीन के नीचे जड़ के रूप में होते हैं और भोजन संग्रह करके इकट्ठा होकर फूल जाते हैं, यदि उनको फिर से जमीन में लगा दिया जाए तो उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो क्या कहलाएगा, जड़ के द्वारा वर्धी प्रजनन कहलाएगा। ठीक है। यदि गाजर को आप लेकर आधा टुकड़ा नीचे से काट भी दें और फिर से आप उसको गाजर को लगा देंगे, इस तरह से गाजर पाया जाता है। गाजर में छोटी छोटी इसमें जड़ें होती हैं, इसको फिर से यदि जमीन में काट कर लगा दिया जाए तो इससे नए गाजर के पौधे, जो वायु में पौधा का वायवीय तना होता है वो डेवलप हो जाता है और नया गाजर बन जाता है। उसी तरह से यदि शकरकंद जमीन में पड़े रहते हैं तो इससे फिर नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रजनन क्या कहलाएगा, जड़ द्वारा वर्धी प्रजनन। तना के द्वारा, जैसे तना, आलू क्या है, आलू एक तना है। आलू क्या है, आलू तना है, इसमें इस प्रकार की आंखें पाई जाती हैं। जैसे अदरक है, अदरक में इस तरह के आप देखे होंगे, ऐसे आंखनुमा संरचना इसमें भी होता है और शल्क पाए जाते हैं। तो प्रत्येक उभार को काट कर यदि आप जमीन में लगा देंगे, जिसमें इस तरह का कलिका उसमें होना चाहिए, अपस्थानिक कलिका, तो ये प्रत्येक टुकड़े से जिसमें कि कलिका उपस्थित है, नया अदरक का पौधा वृद्धि कर जाता है। उसी तरह से आलू को ऐसे काटें जिसमें कि प्रत्येक खंड में एक आंख या उसका आई उपस्थित हो, तो उससे एक नया पौधा का जन्म हो सकता है। तो इस तरह से हल्दी में भी पाया जाता है। प्याज भी तना है, उसको जड़ में लगा देंगे तो फिर से उसमें से पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का प्रजनन क्या कहलाता है, तने द्वारा वर्धी प्रजनन कहलाएगा। किनमें पाया जाता है, आलू, हल्दी, अदरक और प्याज में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बनते हैं कि तने के द्वारा वर्धी प्रजनन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो आप क्या बताओगे, क्योंकि पौधे भी जीव है और ये आलू, हल्दी, अदरक और प्याज किसके द्वारा होगा, तने के द्वारा वर्धी प्रजनन करेंगे। और जड़ के द्वारा कहेंगे तो गाजर, मूली, डहेलिया, शकरकंद आदि जो है वो जड़ के द्वारा। इसी तरह से पत्ती के द्वारा भी होता है। पत्ती के द्वारा क्या होता है, जैसे आप पत्थर चट्टा का पौधे देखे होंगे, पत्थर चट्टा में इस तरह की पत्ती जो पाई जाती है, पत्ती के किनारों से जहां जहां ऐसे खांच पाए जाते हैं, खांच पर एक छोटा सा फिर से पौधा डेवलप होते हुए दिखेगा, एक कलिका निकलेगी, उसमें से एक तरफ तना और एक तरफ से जड़ बन जाता है। इस तरह से आप कहीं देखे होंगे इसके पौधे को, तो इस तरह से होता है। पत्ती में एक छोटी सी कलिका बनेगी, कलिका से फिर छोटा पौधा बनेगा और नीचे की ओर जड़ बनेगा। तो ये भाग यदि कट कर छोटा सा पौधा जो यहाँ पर कली के रूप में बना है, वो फिर से एक नए पत्थर चट्टा के पौधे को, या ब्रायोफाइलम इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इस तरह से इसका भी प्रश्न बनता है कि इसमें किस प्रकार का वर्धी प्रजनन पाया जाता है। तो ये क्या होगा, किस प्रकार का प्रजनन है, वर्धी प्रजनन पाया जाता है। तो पत्ती के द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है करके पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा में पाया जाता है। तो ये हो गया वर्धी प्रजनन जड़, तना और पत्ती के द्वारा। तो इसके उदाहरण आपको अच्छे से याद करने होंगे। जड़ के द्वारा गाजर, मूली और डहेलिया, तने में किस में पाया जाता है, आलू, हल्दी, अदरक और प्याज, और पत्ती किस में होता है, पत्ती के द्वारा किस में जनन होता है, ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा में होता है। तो ये हो गया उसकी जनन की, वर्धी प्रजनन की प्राकृतिक विधियां। अब आते हैं उसकी कृत्रिम विधियों के बारे में।
तो कृत्रिम मतलब नाम से जाहिर है, कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा यदि प्रजनन कराया जाए पौधे में तो वो क्या कहलाएगा, कृत्रिम प्रजनन कहलाएगा। मतलब मनुष्य के द्वारा पौधों के किसी हिस्से को काट कर या कुछ भी तरीके से नए पौधे की उत्पत्ति किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कृत्रिम वर्धी प्रजनन कहलाता है। तो जैसे आप देखे होंगे गुलाब का किसी भी पौधे के माने कुछ हिस्से को काट कर यदि जमीन में गाड़ दिया जाता है तो उससे नए पौधे बन जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे दसमत का पौधा या गुड़हल का पौधा को उसको काट के आप जमीन में लगा दें तो फिर से नया पौधा बन जाता है। उसी तरह से गुलाब की कटिंग की जाती है, काट के फिर से जमीन में लगा दिया जाता है कलम को उसके, तो फिर से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये हो गया कृत्रिम वर्धी प्रजनन। उसी तरह से दाब लगाना, जैसे कोई पौधे में, किसी पौधे में देखिए दाब लगाना, दाब लगाना कैसे करते हैं, जैसे ये कोई पौधा है, पौधे की पत्ती जो है इस तरह से या तना जो है वो झुक जाता है, ये तने हैं, ठीक है, ये तना यदि पौधे के तने को झुकाकर जमीन में मिट्टी में दबा दिया जाता है और इसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है तो जहां पर से मिट्टी में दबा हुआ है तने का हिस्सा वहां से जड़ निकल आती है और ये जड़ ऊपर की ओर वहीं से फिर नया पौधा डेवलप होता है। और इसको काट कर यदि फिर से जमीन में लगा दें कहीं पर तो इससे नए इस पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दाब लगाना या लेयरिंग कहलाती है। तो ये पुदीना और सेवंती आदि पौधों में इस तरह की प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया इसका कृत्रिम तरीका। एक और तरीका होता है गुट्टी लगाना जिसको कहते हैं। तो उसमें एक पौधे के हिस्से को काट कर, एक पौधे के तने को काट कर यहाँ से छीलकर कुछ छिलका उतार दिया जाता है और दूसरे पौधे की डगाली लाकर इसमें बांध दी जाती है और चारों तरफ से इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर और थोड़ा हार्मोन डालकर पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। तो कुछ दिनों में दूसरे पौधे के तने से यहाँ पर जड़ निकलना शुरू हो जाता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसको कहते हैं गुट्टी लगाना। इस तरह से फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है, गुट्टी लगाना कहलाता है। तो ये हो गया उसके कृत्रिम तरीके और ये हो गया प्राकृतिक तरीके। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन की दूसरी विधि लैंगिक प्रजनन के बारे में।